सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। बिल्कुल, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट है सभी, ठीक है। तो यहां है उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए यहां पर एक शब्द बताना है। क्या होगा? उपनिवेशिक होगा, औपन्यासिक, औपनिवेशिक या फिर उपनिवेशवाद। सबसे पहले तो जिनका रिजल्ट आया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका स्कोर रहा है, बिल्कुल सही है। सभी को बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, नमस्ते, राधे राधे, हर हर महादेव। बिल्कुल, आपके सामने प्रश्न है। यहां पर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। यहां पर क्या होगा? औपनिवेशिक होगा, ठीक है। तो यहां उपनिवेश से संबंध है जिसका, उसके लिए औपनिवेशिक शब्द। इसको आप इस तरह भी देखेंगे कि ये शुद्ध कैसे लिखा जाता है। कई बार इसको वाक्य में दे दिया जाता है अशुद्ध, वाक्य फिर क्या आएगा? इसमें आपको शुद्ध करके लिखना है। तो यानी आपको औपनिवेशिक जो शब्द है उसकी आपको शुद्धि भी जाननी है कि कैसे ये शुद्ध लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयुक्त होता है? गेहूं का, जौ का, अक्षत का, उड़द का। देखिए ये प्रश्न है, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो यहां पर ये प्रश्न ही है, प्रश्न नंबर 2 है आपका। तो तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए, ये आपकी ड्यूटी है। लैंग्वेज में आपको इसी तरह से ही प्रश्न आएंगे और आए भी हैं आपके एग्जाम में, सीयूईटी में। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आज आपका स्कोर मुझे पता है बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न सभी को आते हैं और इजी टॉपिक भी है। तो तिलक लगाने के लिए अक्षत का प्रयोग किया जाता है। अक्षत में कच्चे चावल के साबुत दाने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? गर्भगृह, अंतपुर, रनिवास या भीतरी तल। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? सभी एक बार जितने लाइव हैं फटाक से शेयर और लाइक। फिर कल से मैं आपको एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मैं देने वाली हूं, हम क्लास करने के बाद मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड यही थी कि मैम ऐसे करवाइए, ऐसे करवाइए, ठीक है। बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। तो महल का जो भीतरी भाग होता है, देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न 1 है, ये महल के भीतरी भाग को अंतपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ से दूसरा प्रश्न है, घर के मुख्य भाग को क्या कहते हैं? घर के मुख्य भाग को गर्भगृह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न शुरू है। तीसरा प्रश्न हमारा शुरू है यहाँ पर, जहां रानियां निवास करती हैं उसको क्या कहते हैं? वो कहलाता है रणनिवास। देखिए 3 प्रश्न यहाँ पर आपके हैं और आपको बड़े ध्यान से एक एक प्रश्न को करना है, ठीक है। महल का भीतरी भाग अंतपुर होगा, घर का मुख्य भाग गर्भगृह होगा, और जहां रानियां निवास करती हैं वो रनिवास होगा। जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? अतिथि है, अनाहूत है, रिश्तेदार है या फिर अभ्यागत है? जिसे बुलाया न गया हो, बिल्कुल कल से ऐसा ही होगा। हाँ मैंने आपको बोला है, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कल हमारा क्या टॉपिक होगा। बहुत ही जबरदस्त सेशन कल से शुरू होगा आपका, ठीक है। कल से लेकर जब तक आपका एग्जाम है वो सेशन, हर सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। जिसे बुलाया ना गया हो, तो जिसे बुलाया ना गया हो उसको क्या कहते हैं? यहां अनाहूत कहते हैं। एक प्रश्न हमारा ये हो गया यहां पर, जबकि जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात ना हो। ध्यान रखना है, ये कंफ्यूज कर देते हैं दोनों प्रश्न।
आपको यहां मैं बिल्कुल क्लियर करवा दूंगी। जब प्रश्न आता है जिसकी आने की कोई तिथि ज्ञात ना हो, वो क्या कहलाता है? अतिथि कहलाता है। और जिसे बुलाया ही ना गया हो वो अनाहूत होगा। ठीक है, ये दोनों प्रश्न बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं। तिथि में अतिथि आएगा और बुलाया ना गया हो तो यहां पर अनाहूत होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, प्रपर्ण है, पत्रहीन है, अपत है या फिर अपर्णा। बिल्कुल, यहां पर भी मैंने आपके लिए 2 से 3 प्रश्न यहां पर भी होंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको क्या कहते हैं? ठीक है, अपर्ण, अपर्णा। और जो गिरा हुआ पत्ता होता है, यानी पेड़ से जो गिरा हुआ पत्ता होता है उसे कहते हैं प्रपर्ण। ये ध्यान रखना है, जब पत्ते झड़ जाते हैं अपर्णा और पत्ते गिरे हुए होते हैं प्रपर्ण। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल यहां पर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न है यहां पर, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? गुरु के समीप शिक्षा ग्रहण करने वाले। गुरुकुलवासी, अंतेवासी, आश्रमवासी या छात्रावासी? बिल्कुल ध्यान से अगर प्रश्न को पढ़ोगे बिल्कुल भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले एक शब्द होता है यहां पर अंतेवासी। गुरु के समीप जो रहकर शिक्षा ग्रहण करता है वो अंतेवासी होता है। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यहां पर अपयश होगा, कलंक होगा, दुष्चरित्र होगा या फिर अपकीर्ति होगा। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। तो यहां पर क्या है? कुसंगति के कारण जब चरित्र पर दोष लगने के लिए उसके लिए कलंक होता है शब्द। ठीक है, और जब दुष्चरित्र का अर्थ निंदनीय या आचरण होता है तथा अपयश एवं अपकीर्ति समानार्थी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अदम्य, निर्गुण, सक्षम, अक्षम्य। जो क्षमा करने योग्य नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जो अक्षमा के योग्य नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? अक्षम्य होगा, इसके लिए एक शब्द। अगला प्रश्न है, जिसे ईश्वर में विश्वास है, ईश्वरी, आस्तिक, पुजारी या फिर भक्त। जिसे ईश्वर में विश्वास है। जल्दी से, पहले सभी जितने बच्चे लाइव हैं, मुझे पता है कितने लाइव हैं और कितनों ने लाइक किया है, जल्दी से सभी लाइक कीजिए। कल के लिए फिर एक जबरदस्त सेशन मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। कल आपको बिल्कुल सही, जितने आपके जैसे एग्जाम में प्रश्न आए थे सेम ऐसे ही आपको मिक्स क्लास कल देखने को मिलेगी हर एक टॉपिक से। ठीक है, 100 प्रश्न होंगे, हर एक टॉपिक से प्रश्न होगा आपका। सबसे पहले हम विकारी और अविकारी टॉपिक हैं जो उसको ही हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे हर एक टॉपिक तक जाएंगे। जिसे ईश्वर में विश्वास है आस्तिक, और जिसे नहीं है वो कौन है? नास्तिक। ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो क्या होगा वो? अकिंचन, आकुंचन, अलभ्य या फिर किंचित। सभी लाइक करें सभी। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन, आकुंचन, किंचित या फिर अलभ्य। ये प्रश्न मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है। ठीक है, तो जिसके पास कुछ भी ना हो वो क्या होता है? अकिंचन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द कौन सा है? आंशिक सेवा, अर्धरोजगार, आकाशवृत्ति, अस्थाई सेवा।
यहाँ बोला गया है अनिश्चित जीविका के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द क्या है, आकाशवृत्ति, जबकि तीनों ऑप्शन गलत है यहाँ पर। जिस पर हमला न किया गया हो, जिस पर हमला न किया गया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द आक्रांता, अयोध्या, आक्रामक या फिर अनाक्रांत। यहाँ को बोला गया है हमला न किया गया हो। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्या है, जिस पर हमला ना किया गया हो वो क्या है, अनाक्रांत होगा, इसके लिए एक शब्द। अगला प्रश्न है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, जिसकी कोई अनुपम होगा, ज्ञानी, अल्पज्ञ या फिर अनुयायी। पहले पढ़ लीजिए फिर बातें करेंगे सभी, ठीक है। जल्दी से अपने प्रश्न को खत्म करते हैं, आज की जो सेशन है, क्लास है, फिर हम। बिल्कुल सही है, क्या होगा जिसकी उपमा ना दी जाए, तो वो क्या क्या है, अनुपम। देखिए यहाँ पर 4 प्रश्न आपके हैं, जो ऑप्शन आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं वो चारों की आपको यहाँ पर आंसर मिलेंगे। जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम होता है, जो बहुत कम जानता हो अल्पज्ञ, जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो तो वो ज्ञानी होगा, जो किसी का अनुसरण करता हो तो वो कौन होगा, अनुयायी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत होगा, अटल होगा, अदेय होगा या फिर अटूट होगा। वेरी गुड, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन थे, चारों की यहाँ पर आपको व्याख्या मिलेगी। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके अच्युत होता है, ना टूटने वाला अटूट होता है, जो अपनी बात से ना टले अटल होता है, और जो दिया ना जा सके तो वो क्या होता है, अदेय होता है। अगला है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, के लिए एक शब्द क्या है, आकाश कुसुम, आकाश सलिल, आकाश फल या फिर आकाश वृत्ति। वेरी गुड, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो ऐसी जीविका, यहाँ पर देखिए ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, उसके लिए आकाश वृत्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पर आकाश फल। आकाश फल जो शब्द है वो है संतान अथवा संतति के लिए प्रयुक्त होता है, आकाश फल। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है यहाँ पर अनहोनी। तो अनहोनी क्या है, या असंभव बात के लिए आकाश कुसुम जो शब्द है वो प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न आपके हैं, आकाश वृत्ति किसको कहते हैं, आकाश फल और आकाश कुसुम किसको कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, अनामी, अनामिका, अनिमिका या फिर अनामिका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या होगा, अनामिका और मध्यमा, कनिष्का और मध्यमा के बीच की उंगली क्या होती है, अनामिका होती है, ठीक है। अगला है पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनुचर, अनुवर्ती, अनुगामी, अनुगमनीय। बिल्कुल सही है। तो पीछे पीछे जो चलने वाला होता है वो होता है अनुगामी। यहाँ पर हाँ अनुगामी, ये आपसे रिलेटेड नहीं है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा है, कीमती है, बहुमूल्य है, अमूल्य है या फिर कोई नहीं। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बहुत है। जिसकी कोई कीमत ना हो तो वो क्या होता है, अमूल्य होता है, ठीक है। और जो बहुत कीमती होता है वो बहुमूल्य होता है। ध्यान रखना है, जिसकी कीमत ना हो, देखिए यहाँ अ का अर्थ ना ही होता है, ठीक है, तो अमूल्य। और जो बहुत ही ज्यादा कीमती हो, बहुत अगर होगा तो सीधा बहुमूल्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वहां क्या प्रयुक्त होगा, प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। वेरी गुड, यानी जिसकी पूर्व से भी कोई आशा ना हो
वो क्या है यहाँ पर, अप्रत्याशित होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ, बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या होता है यहाँ, अतिवादी, अत्यंत, अतिशय या फिर अतिशयोक्ति। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। क्या होगा, अतिशयोक्ति होगा। ठीक है, क्योंकि ये अलंकार भी है, हमने किया था। जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अपूर्व होगा, अद्वितीय होगा, अभूतपूर्व होगा या फिर कोई नहीं। वेरी गुड, यानी जो पहले कभी नहीं हुआ है तो वो क्या है, अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व। जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहा जाता है, निराशा, उपेक्षा, असंभव या फिर अप्रत्याशित। वेरी गुड, सभी एक बार सेशन को लाइक और शेयर जल्दी से, जबरदस्त। सभी को पता होना चाहिए कि हमारी हिंदी की इंपॉर्टेंट क्लास है और कल से जबरदस्त सेशन शुरू होने वाला है। टॉप 100 क्वेश्चंस मिक्स आपको करवाए जाएंगे, मिक्स लेकर आऊंगी मैं यहाँ। टॉप 100 क्वेश्चंस जो होंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो अप्रत्याशित होता है वो। अगला प्रश्न है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द, अनुग्रहित, अनुग्रही, अनुग्रहित या फिर अनुग्रहित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वेरी गुड, बिल्कुल सही। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के स्थान पर सिर्फ अनुग्रहित हो जाता है। देखिए ध्यान रखना है, यहां पर ग्रह है और जब इसका वाक्यांश पूछा जाता है, शब्द पूछा जाता है तो वो ग्रहित हो जाता है। ये आपको शुद्ध अशुद्ध में भी आ सकता है, बहुत बार पूछा जाता है ये शब्द। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में इस तरह से दिया जाएगा, अनु नहीं, इस तरह से, ग्रह इस तरह से दिया जाएगा जो कि अशुद्ध होता है। ठीक है, तो शुद्ध क्या है इसका, अनुग्रहित, ये इसका शुद्ध होगा, ये ध्यान रखना है आपको। जो पहले कभी ना हुआ हो, अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या फिर अनुपम। बिल्कुल, यानी जो पहले कभी नहीं हुआ हो अभूतपूर्व होता है। जबकि अभूतपूर्व का अर्थ क्या है यहाँ, जिसके विषय में आश्चर्य प्रकट हो। अनुपम का अर्थ क्या है, जिसकी कोई उपमा न हो। और अपूर्व का अर्थ क्या है यहाँ पर, जो पहले न हुआ हो। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है, निश्चित, सटीक, सही या फिर अमोघ। निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, यानी निष्फल ना होने वाला अमोघ कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर, औरस, सहोदर या फिर दूरस्थ। सभी जितने भी लाइव हैं जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर क्या है, अन्य से उत्पन्न हुआ है तो अन्योदर ही होगा। एक माता के दो बच्चे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सहोदर कहलाते हैं। ठीक है, आगे है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। ये प्रश्न 2 से 3 तरह आता है, आपको अभी आगे मैंने पूरी व्याख्या इसकी की हुई है, अच्छे से आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, लाइव सेशन 100 लाइक्स तक पहुंचाना आपकी ड्यूटी है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। यानी जो जिस स्त्री का पति आने वाला हो, यदि आने वाला हो, यदि आने वाला हो तो उसके लिए आगम्यस्ति पति का शब्द जो है वो प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न किस तरह से आता है, ये ध्यान रखना है आपको। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया हो, यानी ये तो आने वाला है, आया नहीं है, और जो आया है वो है आगत पति का। ठीक है, ये 2 तरह से आपको आता है प्रश्न, ये आपको बड़े अच्छे से करना है। अगला है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, अजानुबाहु, अज्ञात शत्रु, अजात पूर्व या फिर अजात शत्रु।
वेरी गुड। जिसका कोई शत्रु ही पैदा नहीं हुआ है वो क्या कहलाता है? अजात शत्रु। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहां दो प्रश्न हैं आपके, एक ये है और दूसरा ये है। जिसका शत्रु ना हो अजात शत्रु, और जिसके हाथ घुटने तक पहुंचते हों वो अजानु बाहु है। दो तरह से मिलता है ये, इस तरह भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका अजानुबाहु बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लेता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लेता है, अध्यूड़ा या फिर अधगूड़ा बोला जाता है। वह स्त्री जिसका पति रात में किसी अन्य स्त्री के साथ रहकर आता है वो खंडिता होता है। वह स्त्री जिसके पति ने उसको त्याग दिया हो तो वो परित्यक्ता कहलाता है। ठीक है, अगला है, जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अविकल, अनिर्णित, अनिवार्य या फिर अनिवार्य। जिसका निवारण ना हो सके। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, अनिवार्य। ठीक है, तो अनिवार्य यहां पर सही होगा। जिसका निर्णय न हो वो अनिर्णित होता है। दो प्रश्न यहां आपके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, अकेला, अनोखा या फिर असमान। जिसके समान दूसरा न हो। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जिसके समान दूसरा ना हो तो वो क्या होगा? अद्वितीय। ठीक है, और जिसकी उपमा किसी और से ना की जाए वो क्या कहलाता है? अनुपम कहलाता है। अगला, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ही ना हो वो क्या होगा? असफल होगा, अयोग्य होगा, अवनति होगा या फिर अनुत्तीर्ण होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हाँ, आज के प्रश्न आपके सभी के सही होंगे, एक या दो को छोड़ करके। ठीक है, बिल्कुल, यानी एक बार हमें रिवीजन करनी ही पड़ती है हर एक टॉपिक की अच्छे से, तो अनुत्तीर्ण होगा, और जो पास हो जाता है वो क्या कहलाता है? उत्तीर्ण। ठीक है, अगला है, ईश्वर में विश्वास करने वाला, आस्तिक। अगला प्रश्न है यहां पर, जिसका संबंध अध्यात्म से हो उसको क्या कहते हैं? आध्यात्मिक कहते हैं, शास्त्रीय कहते हैं, धार्मिक कहते हैं या फिर नैतिक कहते हैं? अध्यात्म से हो, आध्यात्मिक, बिल्कुल। ये आपको दोनों तरह से, यानी ये आपको शुद्ध अशुद्ध में भी आ सकता है। जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है वो मैं आपको हर तरह से बताती हूं। तो ये आपको इस तरह से मिलेगा, आध्यात्मिक मिलेगा, ये आध्यात्मिक। ठीक है, तो जो शुद्ध होगा वो आध्यात्मिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये गलत है। अगला प्रश्न है यहां पर, अच्छा यहां पर हर एक की व्याख्या है। जिसका संबंध अध्यात्म से होता है आध्यात्मिक, धर्म से होता है धार्मिक, शास्त्र से होता है शास्त्रीय। ठीक है, अगला है यहां पर, दोपहर के बाद का दिन। ये आपके सीयूटी के एग्जाम में आया हुआ था प्रश्न। दोपहर के बाद का दिन, ये सीयूटी में ही आया हुआ था आपका। बी ऑप्शन अप्रहान। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां सही है। और जबकि दोपहर के पहले का जो समय होता है वो पूर्वाह्न होता है और दोपहर के मध्य का समय मध्याह्न होता है। ठीक है, अगला है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा क्या कहलाती है? रेखा चित्र कहलाती है, आत्मग्लानि, संस्मरण या फिर आत्मकथा। अपने ही जीवन पर लिखी गई जो कथा होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, आत्मकथा होती है। ठीक है, अपने जीवन पर जो लिखी गई है आत्मकथा। अगला प्रश्न है, वाक्यांश जो शुद्ध ना किया गया हो उसे संक्षिप्त रूप से एक ही शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द क्या होगा? ठीक है, जो शुद्ध ना किया गया हो,
नीतिज्ञ होगा, अपरिमार्जित होगा, अग्रज होगा या फिर उत्तराधिकारी? बिल्कुल सही है यहाँ पर अपरिमार्जित, ठीक है, जिसे शुद्ध ना किया गया हो। अ का अर्थ ही न होता है, ठीक है। अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये यानी आपको इस तरह से मैचअप्स में भी ये आपको वाक्यांश दिया जाएगा, फिर आपको बताना है इसके लिए कौन सा शब्द है। इस तरह से आपको यानी मैचअप्स में प्रश्न आया था, जो आपके सीयूईटी में एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। मैचअप्स में आपको ज्यादातर प्रश्न आए हैं। जब हमें कोई टॉपिक क्लियर होता है, जब हमारा बेस क्लियर होता है, प्रश्न चाहे सीयूटी एनटीए कैसा ही दे दे सीयूटी में, आप इजीली उसको कर पाओगे। जब तक आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है, आप इजीली आप टॉपिक को, कोई भी प्रश्न आ जाए इजीली आप कर पाओगे, ठीक है। टॉपिक हाँ, टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? अंडे से पैदा होने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, या तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। बिल्कुल सही है। यहां पर क्या होता है? ये निम्न जाति में जन्म लेने वाला होता है। अगला प्रश्न है जिसका जन्म छोटी जाति यानी कि निचले वर्ण में हुआ हो, उसके लिए कौन सा शब्द होता है? अंडज होता है, अंत्यज होता है, अछूत या फिर शूद्र? जो नीच जाति में पैदा होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ है अंत्यज होता है, अंडे से उत्पन्न अंडज होता है, और छूने योग्य न हो वो अछूत होता है। अगला प्रश्न है जिसका जन्म पहले हुआ हो, क्या होता है उसके लिए? अग्रज होता है, वरिष्ठ होता है, ज्येष्ठ होता है या फिर श्रेष्ठ होता है? बिल्कुल, जिसका जन्म पहले हुआ हो वो क्या कहलाता है? अग्रज कहलाता है। अगला प्रश्न है जो मापा ना जा सके, अपरिमेय होगा, अनुपेय होगा, अपर होगा, अमापित होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इसी तरह से बहुत स्पीड में आपकी कमेंट्स आनी चाहिए, बहुत अच्छा। तो अपरिमेय होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले निश्चित नहीं होता है, अभ्यागत होता है, गणमान्य, असामयिक या फिर अतिथि? नहीं होता है, बिल्कुल, अभी हमने किया था, ठीक है। तो अतिथि होगा वो। आगे क्या है? जो समय के योग्य न हो वो असामयिक होता है, सामने आया हुआ अभ्यागत होता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति गणमान्य होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? अनुगत होता है, पिछल होता है, पिछलग्गू होता है या आगत होता है? पीछे चलने वाला, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। यानी पीछे चलने वाला क्या होता है? अनुगत, ठीक है, पीछे। क्योंकि हमने क्या किया था? उपसर्ग किया था। अनु का अर्थ ही क्या होता है? पीछे होता है, ठीक है। और जो आया हुए के लिए एक शब्द क्या होता है? आगत होता है। किसी का अंधानुयायी बनकर उसके पीछे चलने वाला पिछलग्गू होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है जो कभी बूढ़ा ना हो, क्या होगा? वेरी गुड, बिल्कुल, जो कभी ना मरे अमर, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, ठीक है। युवावस्था को प्राप्त करने वाला तरुण होता है, जिसकी मृत्यु ना हो वो अमर होता है। प्रत्येक परिस्थिति में एक समान बने रहने वाला सदाबहार होता है। अगला है जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वैधानिक, निरुद्ध, अवैध या फिर संवैधानिक? ये प्रश्न हमने किया है पहले भी, ध्यान होगा आपके। बिल्कुल, जो कानून के विरुद्ध हो वो क्या होता है? अवैध होता है, ठीक है। और जो संविधान के अधीन हो संवैधानिक, और जो विधि के अधीन हो वैधानिक। अगला प्रश्न है
जिसके बराबर कोई ना हो, विलक्षण, असाधारण, अनुपम या लोकातीत। जिसके बराबर कोई ना हो। बिल्कुल, जिसके बराबर कोई ना हो। तो यहाँ चारों जो ऑप्शन है उनका सभी का अर्थ, जिसके बराबर कोई ना हो अनुपम होता है, अत्यंत विशिष्ट लक्षणों वाला विलक्षण, जो साधारण ना हो असाधारण, ठीक है, और लोकातीत क्या है, असाधारण का ही पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या होता है? संभाषण होता है, अपभाषण होता है, अभिभाषण होता है, अनुभाषण होता है। देखिए, इस तरह से कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन अगर आ जाते हैं तो बड़े अच्छे से इनको समझना है, ठीक है। वेरी गुड। तो देखिए यहां पर इनकी आपको बड़े अच्छे से समझना है। चार आपको ऑप्शन है, मैं पहले ऑप्शन को ही आपको बताती हूं कौन कौन से हैं। एक तो है अपभाषण, एक है अनुभाषण, एक है संभाषण, एक है अभिभाषण। अब आपको इनको बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले, जब कोई विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया भाषण जो होता है, यानी विशिष्ट अवसर, स्पेशल जो ओकेजन होते हैं उस पर जो भाषण दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? अभिभाषण कहते हैं। फिर क्या होगा? दो लोगों और जब दो या दो से अधिक लोग वार्तालाप करते हैं तो वो संभाषण होता है। फिर क्या है? किसी के द्वारा कही हुई बात को दोबारा कहना या कथोपकथन क्या होता है? अनुभाषण होता है। निंदा करना या गाली देना अपभाषण होता है। चारों ऑप्शन बड़े ध्यान से आपको पढ़ने हैं, यहां पर मैंने आपको बता दिया है। आगे है यहां पर आदि से अंत तक क्या होता है? आद्योपांत होता है, आदि है, दिंगत है या फिर अंतिम है? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, यानी आदि से अंत तक आदोपांत होता है, ठीक है, बिल्कुल। और जिसकी शुरुआत हो उसके लिए आदि शब्द होता है, दिंगत या अंतिम के समानार्थी है ये। अगला प्रश्न है यहाँ, जिसकी आशा न की गई हो। प्रत्याशा, आशातीत, अप्रत्याशा, अप्रत्याशित। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित होता है। और क्या होगा? जो आशा से बहुत अधिक होता है वो आशातीत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस पर आक्रमण किया गया हो। हमने इससे पहले किया था आक्रमण न किया गया हो, अब है यहां आक्रमण किया गया हो। आक्रमण है, आक्रांत है, आत्मघाती है या फिर आक्रामक है? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, यानी जिस पर नहीं किया गया है। तो यहां आपको पता है आक्रांत है, ठीक है। जो अपनी हत्या आप करे वो आत्मघाती होता है। आक्रमण करने वाला आक्रामक होता है। सीमा का बलात् उल्लंघन या हमला करने वाला आक्रमण होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान क्या कहलाता है? समंदर, धरती, अंतरिक्ष या विश्व? बिल्कुल बी ऑप्शन, अंतरिक्ष, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। अगला प्रश्न है यहां पर, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके तो वो क्या होगा? प्रमाणिक होगा, अप्रमेय होगा, अनुप्रमेय होगा, अप्रमाणिक होगा? वेरी गुड, बिल्कुल, यानी जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके वो क्या होता है? सिद्ध ना किया जा सके के लिए अपरिमेय शब्द होता है, और जो प्रमाणित ना हो उसको अप्रमाणित कहते हैं, और जिसका प्रमाण ही ना हो वो भी अप्रमाणिक होता है, ठीक है। ध्यान से आपको पढ़ना है, यहां पर त है और यहां पर क है। ये छोटी सी हमारे एग्जाम में मिस्टेक हो जाती है अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो जो प्रमाणित ना हो, त है ना प्रमाणित, तो यहां पर भी अप्रमाणित आएगा, ठीक है। तो जिसका कोई भी प्रमाण ना हो तो वो अप्रमाणिक आएगा। दोनों तीनों प्रश्न ध्यान से आपको पढ़ने हैं। जिसका उपचार ना हो सके, दुसाध्य होता है, श्रम साध्य होता है, साधनहीन होता है या फिर असाध्य होता है?
आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद अब मिक्स आपको प्रश्न मैं लेकर आऊंगी, मिक्स प्रश्न हर एक टॉपिक से, हर एक टॉपिक हम 10 से 15 दिन में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। जिसका उपचार ना हो सके वो असाध्य होता है, जिसका उपचार कठिनाई से हो वो दुसाध्य होता है, और जिसका उपचार श्रम से किया जा सके वो श्रम साध्य कहा जाता है। तीनों ऑप्शन के बड़ी अच्छी सी व्याख्या यहाँ दी गई है, बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। अगला, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, तत्काल ही कविता कर दे, सुकवि, राजकवि, आशु कवि या फिर महाकवि। वेरी गुड, बिल्कुल, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल होता है आशु कवि कहलाता है। जो कवियों में श्रेष्ठ हो उसे महाकवि कहते हैं, और जो किसी राज दरबार में रहकर राजा से संबंधित हो तो उसे राजकवि कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? अजेय, अपराजय, दुर्जय या फिर अज्ञेय। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देखिए, आप मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। मैंने आपको बोला था कि जितने बच्चे लाइव होते हैं कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं। जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, जो पराजित ना किया जा सके अपराजय, और जिस पर विजय पाना कठिन हो दुर्जय। जो क्षीण ना हो उसके लिए क्या होगा? अमिट होगा, अक्षय होगा, अनंत होगा या फिर अपार। एक शब्द आपको बताना है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे आंसर हैं आपके। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन का बड़े अच्छे से आपको व्याख्या दी गई है। जो क्षीण ना हो वो क्या होता है? अक्षय होता है। जो मिट ना सके अमिट होता है। जिसका कोई पार ना हो अपार होता है, और जिसका कोई अंत ना हो वो अनंत होता है। अगला प्रश्न है, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अकथनीय, अजर, अगम्य, अक्षम्य। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जल्दी से 100 लाइक्स का टारगेट आपका पूरा होना चाहिए लाइव सेशन में ही। बिल्कुल, यहां पर क्या है? अकथनीय होता है, और जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके वो अगम्य होता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो तो वो क्षम्य होता है, ठीक है। अगला है, गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द आपको बताना है। अंक शयनी, सिद्धित, अनिंद्रिया या फिर कोई नहीं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, बिल्कुल ए ऑप्शन, वेरी गुड। तो यहां पर गोद में जो सोने वाली स्त्री होती है उसको क्या कहते हैं? अंक शयनी। अंक का अर्थ यहां पर गोद है, शयनी का अर्थ होता है सोने वाली। आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द यहां पर बताइए। आशातीत, अप्रत्याशित, आशावान या फिर प्रत्याशित। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आशा से जो बहुत अधिक, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यहां पर आशातीत होगा। और जिसकी आशा की जाए वह प्रत्याशित होता है, और न की जाए वह अप्रत्याशित होता है। अगला प्रश्न है, परिवारजक शब्द का क्या अर्थ होगा? परिवारजक का पर्यटक होगा, आप्रवासी होगा, सन्यासी होगा या फिर वर्जना करने वाला। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। 4 अगस्त से पहले हम हर एक टॉपिक यहाँ इजीली सभी क्वेश्चंस, हाँ बिल्कुल सभी टॉपिक हम कर लेंगे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या होगा? परिवारजक का सही अर्थ सन्यासी होगा, क्योंकि अन्य जो है यानी अप्रवासी किसको कहते हैं? जिस किसी देश में आकर बस जाने वाला। और पर्यटक किसको कहते हैं? दर्शनीय स्थलों पर घूमने वाला, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अगला प्रश्न है यहाँ, अवश्य होने के लिए एक शब्द। अनिवार्य, अवश्यंभावी, अवश्यमेव या फिर आवश्यक। वेरी गुड, बिल्कुल। जब हम डेली यानी ये लगाइए एक दिन में हम 100 प्रश्न करते हैं, 100 प्रश्न में अगर हम एक टॉपिक से 10 प्रश्न भी डेली करेंगे तो यानी एक दिन में हमारे 10 टॉपिक कंप्लीट होंगे। और आपका एग्जाम 4 अगस्त को है अभी, तो इजीली आप बहुत अच्छे से आप कर पाओगे,
ठीक है, आपको बस बने रहना है, लगे रहना है। ठीक है, तो अवश्य होने के लिए क्या होगा, अवश्यम भावी होगा, और जिसका निवारण ना हो सके तो वो क्या होगा, अनिवार्य होगा। अगला प्रश्न है यहां पर, जिसके बिना कार्य ना चले उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अत्यावश्यक होगा, आवश्यक होगा, अपेक्षित होगा, अपरिहार्य होगा। जिसके बिना कार्य ना चल सके, बिल्कुल, यानी जिसके बिना कार्य ना चल सके उसके लिए सीधा सीधा अपरिहार्य होगा। और अपेक्षित के लिए का वाक्यांश, जिसकी आशा की गई हो। अगला प्रश्न है, जो स्थिर न रह सके, अस्थिर, अडिग, चंचल या फिर चलायमान। जो स्थिर न रह सके, बिल्कुल, हाँ जी, जिनका 4 को है, 7 को है, कभी भी है। बस आज ये लास्ट टॉपिक है हमारा। इसके बाद हम क्या करते हैं, मिक्स प्रश्न हम करेंगे, अस्थिर होगा। अगला है, जिसके पास आक्रमण, जिस पर आक्रमण किया गया हो, ये हाँ दोबारा आ गया ये प्रश्न, आक्रांत। ठीक है, आक्रांत होगा इसका। अगला प्रश्न है यहां पर, जो नहीं हो सकता उसको क्या कहते हैं, असंभव, व्याकरण ज्ञाता, व्याकरण पंडित या फिर व्याकरणाचार्य। हाँ, यानी हमने यहाँ देखिए, आज हम 300-400 के आसपास क्वेश्चन कर लेंगे, और मिक्स में भी हम डेली अलग अलग टॉपिक के प्रश्न आपको आया करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। असंभव होता है। अगला है यहाँ पर, जो थोड़ा जानता हो। यहाँ पर ये प्रश्न है, वाक्य सिर्फ ये दिया गया है, थोड़ा जो जानता है, अवज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ या फिर अल्प होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो यहां पर जो थोड़ा जानता है अल्पज्ञ होगा। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा या कम, सर्वज्ञ का अर्थ होता है जो सब कुछ जानता हो। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करो। यहां पर आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होगा, अनादि होगा, समकालीन, समीचीन या फिर आद्योपांत। वेरी गुड, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, सीधे इसके लिए अभी हमने किया था, आद्योपांत होगा। प्रश्न कैसे भी आए, आंसर उसका एक ही होगा। जिसका प्रारंभ ना हो वो अनादि होता है, उसी समय जो होता है वो समकालीन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, अवसर के अनुकूल बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, यथास्थितिवादी, भाववादी, आदर्शवादी या फिर अवसरवादी। बिल्कुल, अवसर यानी अवसर के अनुकूल जो बदलता है उसको क्या कहते हैं, अवसरवादी ही कहते हैं। ठीक है, अवसरवादी। अगला प्रश्न है यहां, जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य, पथ्य, अपाच्य या फिर अलभ्य। बिल्कुल, जो खाने योग्य ना हो तो अखाद्य होगा। ठीक है, और यहां पर पथ्य किसको कहते हैं, पथ संबंधी, और जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो, रोगी को दिया जाने वाला भोजन। अपाच्य क्या होगा, जो पच ना सके। अलभ्य क्या होगा, जो ना मिलता हो या फिर दुर्लभ। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिसके पास घर ना हो वो कौन होगा, ग्रही होगा, अभिषेक होगा, अकिंचन होगा, अनिकेतन होगा। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। तो यानी जिसके पास घर नहीं होता है वो अनिकेत होता है। ठीक है, अभिषेक क्या हो, ग्रही क्या होता है, गृहस्थ होता है। अभिषेक जल छिड़कना, राजा के सिंहासन आरोहण का अनुष्ठान करना, और अकिंचन क्या होता है, बहुत गरीब या फिर जिसके पास कुछ भी ना हो। दोनों वाक्य अगर आते हैं आंसर उसका एक ही होगा। जिसे जीता ना जा सके, अजय। ठीक है, बिल्कुल, जिसे जीता ना जा सके अजय होता है। और जो बहुत कठिनाई से मिलता है, ये आपके सीयूटी में आया होता, दुर्लभ। जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम। ठीक है, अगला प्रश्न है, दोपहर 12 बजे के बाद का समय क्या होगा। ये भी सीयूटी का प्रश्न है, सीयूटी में आया था ये भी। 3 से 4 प्रश्न थे, वो आपको यहाँ क्लास में मिलेंगे। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल अपराह्न होता है। ठीक है, दोपहर के बाद का समय आपसे पूछा गया है। दोपहर 12 बजे से पहले का समय, पहले का अर्थ ही क्या होता है, पूर्व होता है, तो पूर्वाह्न हो जाएगा। ठीक है, दोपहर 12 बजे का समय तो बिल्कुल मध्याह्न हो जाएगा, और अपराह्न के बाद का समय संध्या होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आद्यांत शब्द का अर्थ क्या होता है,
जिसका अंत ना हो, आदि से पूर्व, आदि से अंत तक, या फिर जिसका अंत निश्चित हो। अभी हमने किया था, ठीक है। तो यहां आदि से अंत तक जो होगा। अगला प्रश्न है यहां, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, अप्रमेय, ठीक है, डी ऑप्शन। और जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसका वचन या वाणी के द्वारा वर्णन ना किया जा सके, अनिर्वचनीय होता है। अगला है यहां पर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मृत्यु के लिए प्रयुक्त नहीं है। यहाँ जो मृत्यु है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं है। अनागत, महानिद्रा, इंतकाल, या फिर चल बसा। मृत्यु के लिए आपको एक शब्द बताना है, ठीक है। अनागत शब्द मृत्यु के लिए प्रयुक्त नहीं है। अनागत का अर्थ होता है न आया हुआ, ठीक है। बाकी तीनों शब्द मृत्यु के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो, अभियोक्ता है, अभियुक्त है, वधी है, या अपराधी है। वेरी गुड, बिल्कुल। जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो तो अभियुक्त होता है। और अपराधी का अर्थ अपराध करने वाला, वादी का अर्थ है वह जो किसी के विरुद्ध या मुकदमा पेश करे। वह स्त्री जो छिप कर अपने प्रिय से मिलने जाती है, प्रेमिका होती है, अभिसारिका होती है, मननी होती है, या फिर नायिका होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। तो वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है अभिसारिका होती है, और जो प्रेम करने वाली स्त्री होती है वो प्रेमिका होती है, ठीक है। अगला है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द प्रतिश्रुति, अनुलोम, अनुश्रुति, या फिर व्याज स्तुति। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हाँ, इस तरह से भी प्रश्न कुछ भी आ सकता है, तो आपको छोड़ना नहीं है कोई भी प्रश्न। तो अनुश्रुति होगा, ठीक है। और प्रतिश्रुति किसी बात के लिए दिया जाने वाला वचन को कहते हैं। व्याज स्तुति निंदा के बहाने स्तुति को कहते हैं। और अनुलोम यथाक्रम या ऊपर से नीचे की ओर जाने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, ये हम कर चुके हैं प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन थे 4, उनका अलग अलग आपको अर्थ दिया जाएगा। अकिंचन हमें पता है जिसके पास कुछ ना हो। अक्षम्य जो कुछ करने में सक्षम ही नहीं होता है। अज्ञ या फिर अज्ञानी जो कुछ न जानता हो। असमर्थ क्या है, जिसमें सामर्थ्य ही नहीं है, वो असमर्थ होगा। अगला, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, क्या कहलाता है, जितेंद्र, ऐन्द्रिक, या फिर अतीन्द्रिय। वेरी गुड, इंद्रियों के द्वारा ना हो सके तो वो इजीली अतीन्द्रिय ही होगा। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय होता है, और इंद्रियों से जो संबंधित होता है वो ऐन्द्रिक होता है। तीनों यहाँ पर अलग अलग तरह से जैसे भी प्रश्न आ सकता है वो आपके सामने। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, बिल्कुल अजात शत्रु होता है, ठीक है। तो यहाँ अजात शत्रु है, अजय जीता न जा सके। शत्रुजयी कौन, शत्रुजयी के लिए जिसने शत्रु को जीत लिया हो। शत्रुविहीन क्या होता है, जिसका कोई ही शत्रु ना हो, ठीक है। आगे है, खोज करने वाला। इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या है, अन्वेषक, अन्विति, निवेशक, या फिर अनुपम। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे आपके आंसर्स हैं, ठीक है। कुछ बच्चों का तो बिल्कुल एक एक आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर। खोज करने वाले के लिए एक शब्द है अन्वेषक। अनुपम क्या है, जिसकी उपमा ना हो। निवेशक क्या है, निवेश करने वाला या पूंजी लगाने वाला। अन्विति का अर्थ क्या है, परंपरा, संबद्धता और एकता होता है। अगला प्रश्न है, बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। अल्पवृद्धि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, या वृष्टि। जब बहुत ही कम बरसात होती है, बिल्कुल जब कम होती है, अभी हमने पढ़ा था अल्प का अर्थ क्या होता है, कम होता है, तो अल्प वृष्टि ही होगा। जब अत्यधिक होती है, अति का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक, तो अतिवृष्टि होगा। और जब बिल्कुल भी ना हो तो क्या होगा, अनावृष्टि होगा, ठीक है, अनावृष्टि। अतीन्द्रिय शब्द का क्या आशय है, अतीन्द्रिय
इंद्रियों को पहुंच से, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, या फिर इंद्रियों के को वश में रहने वाला। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। अतीन्द्रिय शब्द का क्या होगा? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, जबकि इंद्रियों को वश में रखने वाला को है कौन है? इंद्रियजित। ठीक है, अगला प्रश्न है यहां, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इंद्रजय, इंद्रजीत, इंदु या फिर जितेंद्रिय। बिल्कुल, जो जिसने इंद्र पर ही विजय प्राप्त कर ली हो तो इंद्रजीत होगा यो। ठीक है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जितेंद्रिय होता है। अगला प्रश्न है यहाँ, आस्तिक शब्द का अर्थ प्रकट कीजिए। जो ईश्वर को न मानता हो, जो जानने की इच्छा रखता हो, जिस पर विश्वास किया जा सके, या ईश्वर में विश्वास करने वाला। बिल्कुल, आस्तिक है तो विश्वास करने वाला होगा, नास्तिक है तो विश्वास न करने वाला होगा। जिज्ञासु किसे कहते हैं? जानने की इच्छा रखने वाला। विश्वसनीय या विश्वास पात्र कौन है? जिस पर विश्वास किया जा सके। अगला प्रश्न है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण। ये बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो यहाँ पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के मध्यस्थ कोण क्या कहलाते हैं? बिल्कुल, तो यहाँ बड़े अच्छे से आपको मैं समझा देती हूँ ये प्रश्न। आपको पता है ना, ये हमारी दिशाएं हैं। ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। ठीक है, अब अगर प्रश्न क्या आता है आपको, चार तरह से प्रश्न आ सकता है। अगर पूछा जाता है पश्चिम, पश्चिम और उत्तर, पश्चिम ये है, उत्तर ये है, इसका जो मध्यस्थ कोण होगा, ये इसका कोण बना यहाँ पर, इसके लिए क्या वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसको क्या कहते हैं? वायव्य। ठीक है, उसके बाद है उत्तर और पूर्व। उत्तर और पूर्व अगर पूछा जाता है, इसको क्या कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, अगर पूर्व और दक्षिण, तो ये पूर्व है और ये दक्षिण है, इसके बीच के जो होता है वो होता है यहाँ आग्नेय कोण। ठीक है, बचा क्या? पूर्व और दक्षिण, इसको क्या कहते हैं? नैऋत्य कोण। ये बड़े पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रखना है, पूर्व और पश्चिम, उत्तर के बीच वायव्य, पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच रहता है ईशान, और पूर्व और दक्षिण के बीच आग्नेय, और पूर्व और दक्षिण के, पश्चिम और दक्षिण के बीच नैऋत्य कोण। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, पूर्व और उत्तर, देखिए आ गया, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? अब आपको इजी लगेगा क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है वो। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही आपको? बिल्कुल, अभी मैंने बताया था, तो ये आपके सामने भी लिखे हुए हैं सभी। पूर्व और उत्तर होगा ईशान, पूर्व और दक्षिण होगा आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम नैऋत्य, उत्तर और पश्चिम वायव्य। ठीक है, अगला है पर्वत की तलहटी क्या कहलाती है? ये भी बहुत पूछा जाता है प्रश्न, पर्वत की तलहटी। ओके, ठीक है, तो यहां पर जो पर्वत की तलहटी है उसको उपत्यका कहा जाता है, बहुत पूछा जाता है ये। जबकि जब दो पर्वतों के बीच का जो संक्रा मार्ग या पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य का क्या होता है, वो मैदानी घाटी होता है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अगला है यहां पर, ऊपर की ओर उछाला हुआ, इसके लिए क्या एक शब्द प्रयुक्त होगा? प्रक्षिप्त, आरोहण, उत्थान या उत्क्षिप्त। बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर चारों का आपको व्याख्या दी गई है। उत्क्षिप्त क्या है? ऊपर की ओर उछाला हुआ। प्रक्षिप्त क्या है? फेंका हुआ। आरोहण क्या है? सवार होना। उत्थान क्या है? उठना या फिर उठाना। जिसने ऋण चुका दिया हो,
वो कौन होगा? मृण्मय, उत्तीर्ण, भारहीन या फिर उऋण? बिल्कुल, जिसने ऋण चुका दिया हो। तो यहां चारों का आपको प्रश्न है। जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण होगा, जिसने परीक्षा पास कर ली हो उत्तीर्ण होगा, जिस वस्तु का वजन ना के बराबर हो वो भारहीन है, और जो वस्तु मिट्टी से बनी हुई हो वो मृण्मय होता है। आगे है, उन्नत मना शब्द का सही अर्थ क्या होगा? अच्छे भावों व विचारों से युक्त, समान भावों व विचारों से युक्त, सामान्य भावों व विचारों से युक्त, उच्च भावों व विचारों से युक्त। देखिए, ये आपको बहुत मिलेंगे, कितने भी बुक्स ले लोगे आपको हर बुक में नए से नया शब्द आपको देखने को मिलेगा, पर हम करेंगे वही जो एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, यानी स्मार्ट स्टडी मैंने आपको बताया हुआ है। बुक्स आप कितनी भी खरीद लीजिए, मार्केट में बहुत बुक्स हैं। तो यहां उन्नत मना शब्द का है उच्च भावों व विचारों से युक्त। अगला प्रश्न है, छाती के बल चलने वाला क्या होता है? उरंग होता है, कुरंग होता है, तुरंग है या फिर भुजंग है? बिल्कुल, यहां पर चारों की आपको व्याख्या दी गई है। छाती के बल चलने वाला क्या होता है? उरग होता है। ठीक है, और भुजंग का अर्थ आपको पता है सांप होता है, कुरंग का अर्थ हिरण और तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है। और अगर उरग क्या है? उरग जो है वो सांप का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ध्यान रखना है। भुजंग का अर्थ तो सांप होता है, और अगर उरग आ जाता है ये सांप का ही पर्यायवाची है। ठीक है, अगला है, इस संसार से संबंध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? भौतिक है, इस संसार से संबंध, इस है तो ध्यान रखना है, ऐहिक है, अलौकिक है। वेरी गुड, यानी इस संसार से, जब आपको इस संसार यानी ऐहिक होगा, इस लोक या संसार से संबंध सांसारिक होगा, इस लोक से संबंध ना हो तो वो अलौकिक होगा। अगला प्रश्न है, अभ्यांतर का सही अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु की आभा, किसी वस्तु से भिन्न, किसी वस्तु का बाहरी भाग या फिर किसी वस्तु का भीतरी भाग? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो यहां किसी वस्तु का जो भीतरी भाग होता है वो अभ्यांतर कहलाता है। अभ्यांतर का विलोम अगर आता है तो वो बाह्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो किए हुए उपकार को मानता हो, ये आपके एनटीए मॉक में था प्रश्न, एनटीए मॉक में था ये प्रश्न। ठीक है, इसको वाक्य में दिया गया था, यानी अशुद्ध वाक्य दिया गया था, उसमें आपको शुद्ध करके ये लिखना था। प्रश्न कैसे भी दे सकता है, होंगे आपके टॉपिक में से ही, इसलिए मैं कहती हूं टॉपिक अगर क्लियर है प्रश्न कैसे भी दे दे, आप इजीली उन प्रश्न को कर पाओगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल, जो मानता है, ठीक है, यही इसी तरह का बिल्कुल एनटीए मॉक में आया हुआ था। कृतज्ञ होगा उपकार करने वाला उपकारी, जिस पर कृपा की गई हो कृपा पात्र, और जो न मानता हो कृतधन होता है। आगे है यहाँ पर, हरिश्चंद्र होना पद से संबंधित अंतरकथा को ध्यान में रखते हुए सही अर्थ, यानी कहते हैं ना तू ज्यादा हरिश्चंद्र है, तो वो क्या होता है? बिल्कुल, हरिश्चंद्र का सत्यवादी होना। ठीक है, तो ये इसके लिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, यहां पर उनकी भी व्याख्या दी गई, साहसी होना तो साहसपूर्ण कार्य करने वाला, यशस्वी होना कीर्तिमान स्थापित करने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है हमारे पास, उच्च कुल में पैदा होने वाला, धनी, श्रेष्ठ, सवर्ण या फिर कुलीन? डायरेक्शन वाला, कोई बात नहीं, अभी मैं रिपीट कर देती हूं डायरेक्शन वाला। ठीक है, अभी आपको मैं बता देती हूं एक बार और। हाँ, सत्यवादी हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। तो उच्च कुल में पैदा होने वाला कुलीन कहलाता है, और एक ही जाति या वर्ण के लोगों को, यानी जब एक ही जाति या वर्ण आएगा, प्रश्न कैसे भी आए आपको, आंसर आपका सवर्ण ही होगा।
ठीक है। अब काफ़ी बच्चों की कमेंट्स हैं कि मैम एक बार डायरेक्शन वाला समझा दीजिए दोबारा। तो चलिए हम डायरेक्शन वाला एक बार और करते हैं प्रश्न। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, ठीक है। 4 तरह से आपका ये प्रश्न आ सकता है। तो यहां पे आपकी 4 दिशाएं होती हैं। ये पूर्व है, ये है पश्चिम, ठीक है, ये उत्तर है और ये है दक्षिण, ठीक है। अब आपसे अगर प्रश्न क्या आता है, प्रश्न 4 तरह से आ सकता है। तो यहां अगर हम उत्तर और पूर्व से बात करते हैं, सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए कि उत्तर और पूर्व इनके जो बीच का स्थान होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा ईशान कोण, ठीक है। ईशान कोण होगा कहाँ, उत्तर और पूर्व के बीच का जो स्थान होगा। फिर अगर पूछा जाता है पूर्व और दक्षिण के बीच का स्थान, ये जो स्थान होता है इसको क्या कहते हैं, ये कहलाता है आग्नेय, आग्नेय कोण ये कहलाता है, ठीक है। फिर अगर आता है दक्षिण और पश्चिम, ये दोनों दिशाएं मिली यहां पर, इनके जो बीच ये कोण बनता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नैऋत्य कोण। फिर अगर आता है प्रश्न पश्चिम और उत्तर, इन दोनों के जो बीच ये कोण बनता है इसको क्या कहते हैं, ये होता है वायव्य कोण, ठीक है। ये 4 तरह से प्रश्न आपको आ सकता है, ठीक है। हाँ, ये आपको 4 तरह से प्रश्न आ सकता है। चारों अब हमने यहां कर लिए हैं। तो यहां पर आज का हमारा सेशन खत्म होता है।